अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सबसे पहले तो आपका बेपनाह शुक्रिया कि पिछली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसी सिलसिले में आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो है हैज़र्ड्स और रिस्क। सबसे पहले HSC व्लॉग बाय बिलाल खान को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले हम कहते हैं कि हैज़र्ड क्या है? समथिंग with potential to cause harm is hazard। यानी कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है उसको हम क्या कहेंगे? हैजर्ड। इसके साथ हम रिस्क की डेफिनेशन देखते हैं कि द लाइक्लीहुड दैट हैजर्ड विल कॉज हार्म इन कॉम्बिनेशन विद द severity ऑफ इंजरी, डैमेज और लॉस दैट माइट foreseeable occur। अब हैजर्ड और रिस्क को समझने के लिए हम एक छोटी सी वो करते हैं कि हैजर्ड, जिस तरह हमने कहा है कि इज समथिंग दैट कॉज हार्म। So if an office worker receive an electric shock from an item of electrical equipment that has damage cord, then electricity is hazard, not the damage cord. It's it is electricity that cause harm. The damage cord is failure to control or preventive measures. If the cord were not damaged, then the hazard will still present. Electricity is still running through the equipment, but it will be properly controlled and electric shock would not occur। अब इसमें देखें, जिस तरह हम कहते हैं कि खतरात हर जगह पे हैं, लाइक इलेक्ट्रिक हैजर्ड आपके मेरे इर्द गिर्द हमारे हर जगह पे घूम रहा है, लेकिन वो क्या है? वो कंट्रोल है। वो उसमें यानी उसके ऊपर आइसोलेशन है, वो कंट्रोल है। जब आइसोलेशन हटेगी, तार नंगी होगी, तब वहां पे क्या होगा? रिस्क होगा। किस चीज का? इलेक्ट्रिशियन का। तो इस पे देखें कि खतरा बिजली का है, खतरा गिरने का भी हो सकता है। यहाँ पे आगे केले का छिलका पड़ा हुआ है, वहां पे क्या होगा? स्लिप हैजर्ड होगा। ठीक है, लेकिन रिस्क तब होगा जब आप देखोगे नहीं, जब आप उसके ऊपर पाँव रखोगे या उसके ऊपर आप फिसल जाओगे, तो वहां पे रिस्क होगा कि आप गिर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप गिरोगे ही गिरोगे, वहां पे रिस्क होगा। ये एक छोटी सी मिसाल दी है। आगे आप hazards can be classified as physical, chemical, biological, ergonomic and psychological। वो hazards जो physical features की वजह से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे बिजली, हाइट पे काम करना, रेडिएशन, वाइब्रेशन, शोर, गर्मी, स्लिप होने या ट्रिप होने का खतरा, मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स या गाड़ियां या मशीनरी, तो वो सारे जहाँ वो जितने भी खतरात होंगे उनको हम फिजिकल हैजर्ड्स कहेंगे। ऐसे केमिकल्स जो अपने रिएक्शन की वजह से, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो हम केमिकल्स कहेंगे। बायोलॉजिकल, लाइक जरासीम और ऐसी चीजें जिनकी वजह से बीमारियां या वबा फैलेगी, उनको हम बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कहेंगे। और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पुट ऑन द बॉडी थ्रू द पोस्चर एंड मूवमेंट, ऐसी चीज़ें जो आपकी यानी लगातार मूवमेंट की वजह से या आपके काम करने के तरीके से होगी, तो उसको हम कहेंगे एनग्रोमिक। और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, थिंग्स दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज इंजरी टू द माइंड रेदर देन द बॉडी। यानी साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स वो होंगे जो आपकी जिस्म पे तो आपका अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो है आपके जहन पे जिसका असर पड़ेगा, लाइक शॉकिंग इवेंट्स होंगे, तो वो ऐसे आपके हो जाते हैं कि आप अपनी फिर सारी जिंदगी नॉर्मल नहीं गुजार सकते, तो उनको हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। अच्छा, तो हैजर्ड्स की बात की, अब रिस्क क्या है? अब रिस्क को सबसे पहले समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम इसको यानी अंदाजे से बताते हैं कि यानी बहुत ज़्यादा है, मीडियम है, कम है। और उसमें भी पर्सन टू पर्सन ये डिफ़िकल्ट होता है, डिफरेंट होता है। एक डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट, उनकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से
वो किसी चीज़ को में भी जिस तरह महसूस करते हैं या जिस तरह उसको करते हैं, तो उसमें दो बंदों का डिसएग्री भी होते हैं लेवल ऑफ द रिस्क, कि यानी इसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्क है, कम है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अक्सर हमें हमारे रोज़मर्रा के उसमें आती हैं, जो रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट है, उसकी जर्नल डेफिनेशन पे चले जाते हैं, उस पे बात करते हैं। द प्रोसेस यूज्ड एट प्लानिंग लेवल टू रिकॉग्नाइज द रेंज ऑफ रिस्क दैट थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन along with the likelihood and probably impact of those risks. Risk profiling takes into consideration the risk management control that already in place, so their effectiveness can be assessed and further risk management control identify and prioritize. Risk assessment जो है एक formal process of identify preventive and protective measures by evaluating the risk arising from the hazards, taking into account the capability of any existing control, deciding whether or not the risk is acceptable. रिस्क प्रोफाइलिंग के बात करते हैं कि यानी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक कोई प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट के बारे में उसमें सिर्फ ये सेफ्टी के रिलेटेड नहीं हो सकता, उसमें उनके जितने भी जिस तरह के भी उनको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, लाइक वो मैन पावर की शॉर्टेज हो सकती है, वो मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, मटेरियल की कमी हो सकती है, उसमें आप पैसे की कमी हो सकती है, वो सारे रिस्क हैं। वो एक ब्रॉडर वो है, वो जस्ट सेफ्टी पे वो नहीं है। उसको जब वो एक यानी उस पे जब अगर आप जिसको वो करते हैं, असेस करते हैं, तो उसमें वो रिस्क प्रोफाइलिंग होती है जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल जो हैं वो चेक करते हैं कि वो कितने इफेक्टिव हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन पे जब काम करते हैं तो उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग का जो होगा वो एक प्लानिंग स्टेज होती है। प्लानिंग स्टेज पे देखते हैं कि आगे हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या रिस्क होंगे और उस पे हम क्या क्या हमारे जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं वो हमने अप्लाई किए हुए हैं, उसकी वो इफेक्टिव कितने होंगे, और उस पे जो है हम कौन सा जो मैनेजमेंट है वो पहले रखेंगे, किसको हम बाद में रखेंगे, तो उसको हम रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं। रिस्क असेसमेंट जो है वो एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स, यानी हिफाजती तदबीर और प्रिवेंटिव, अब उर्दू में वो वर्ड मुझे मेरे जहन में सामने नहीं आ रहा, कि प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव हिफाजती मेजर्स जो हैं हम उसको एवेलुएट करते हैं, और उसके बाद जो जो खतरात हमें यानी लाक हैं, और उसके बाद उनको हम देखते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं वो इनफ हैं या नहीं है, और उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके बाद हम आगे वो काम करते हैं। रिस्क असेसमेंट जो है वो 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कैसे और क्यों मुतासर हो सकता है, उसके बाद एवेलुएट करते हैं और डिसाइड द प्रिकॉशंस और हिफाजती तदाबीर हम बताते हैं, और उसके बाद जो अपनी भी हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और देन हम उसको फर्दर जब हम काम करते हैं तो उसके बाद साथ साथ हम उसको रिव्यू भी करेंगे, और जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको रिव्यू और अपडेट करेंगे। अब आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स किस तरह होगा कि risk assessment process to identify the hazard associated with the work. Hazards are things that potential to cause harm. It is important to identify the both safety hazards that might given rise to immediate physical injury and the health hazard that might cause disease or ill health. There are many hazards that are capable for causing immediate physical injury like work at height, stock material, moving vehicles. So सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है हैजर्ड यानी खतरात क्या हैं। बिलफर्ज हम एक काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से खतरात होंगे, उस प्रोसेस को हम जो है वो कहेंगे रिस्क असेसमेंट का, ये जो उस स्टेप को हम कहेंगे आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। स्टेप 2 में होता है कि उसमें कौन कौन यानी हमने ये खतरा एक कर लिया, एक
जहन बना लिया कि ये खतरात हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उससे अफेक्ट कैसे होगा। सो उसमें हम ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर नाम लिखेंगे कि बिलाल, नवाजिश, असगर, फलाना, यानी 2-3 बंदों के अगर नाम, हम ये नहीं कह सकते कि वो अफेक्ट होंगे। वहां पे हमें ये नहीं कहना कि उसामा अफेक्ट हो जाएगा, हमने ये नहीं कहना कि यहाँ पे हाशिम अफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई और दूसरा अफेक्ट हो जाएगा। वहां पे हम जर्नल ग्रुप्स को कर सकते हैं, लाइक वर्कर्स, मेंटेनेंस स्टाफ अफेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर, विजिटर्स, मेंबर ऑफ पब्लिक। सो हम जो भी काम कर रहे हैं, बिलफर्ज हम एक कोई हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि राहगीर भी मुतासर हो सकते हैं। उनको भी हमने, जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उनको भी हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एवेलुएट द रिस्क करना है। उसको आइडेंटिफाई तो हमने रिस्क कर दिया है, और ये भी हमने कर दिया है कि कौन कौन अफेक्ट हो सकता है। सो द नेक्स्ट स्टेप जो होगा कि उसको हम एवेलुएट करेंगे कि इसका रिस्क मीडियम है, लो है, हाई है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इज इट एक्सेप्टेबल, ये ओके है, ये इसको हम कम कर सकते हैं। और हम उसको अब देखना ये है कि हम इसको किस तरह देखेंगे कि रिस्क हाई है या कम है या लो है। तो उसको देखने के लिए लाइकलीहुड और सर्वेरिटी की वजह से को देख के हम रिस्क की एवेल्युएशन करते हैं। रिस्क जिस तरह combination of likelihood and the hazard that cause harm and foreseeable severity of injury should harm occur. Risk can be described as वो वही बातें जो हमने पहले की हैं। सो उस पे हम उसकी रेटिंग अब किस तरह करें। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कौन कौन होगा। अब एवेल्युएशन कैसे होगी, उस पे हम एक चार्ट यूज करेंगे जिसमें हम लाइकलीहुड और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। अब बिलफर्ज हम कहते हैं कि एक बंदा 3 मीटर की हाइट पे काम कर रहा है और उसके गिरने का खतरा है। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सा बंदा, जो बंदा ऊपर काम कर रहा है, जो ग्रुप मेंटेनेंस का या रिपेयरिंग का या कंस्ट्रक्शन का बंदा ऊपर काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि लाइकलीहुड क्या है। अब लाइकलीहुड हम देखेंगे कि बिलफर्ज आया, वो ऊपर काम कर रहा है, वो एक जस्ट एक किसी जगह पे प्रॉपर उसके खड़े होने की जगह है, प्लेटफॉर्म है, तो और प्लेटफॉर्म के साथ फॉल प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे हम देखेंगे कि रेयर चांसेस हैं, या अनलाइकली है, या पॉसिबल है। और बिल फर्ज अगर वहां पे फॉल प्रोटेक्शन नहीं है तो वो लाइकली होगा। अगर बिल फर्ज वहां पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो वो ऑलमोस्ट सर्टन होगा। तो वहां पे हम लाइकलीहुड क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट सर्टन है। अगर बिल फर्ज वो 3 मीटर से नीचे गिरता है, तो अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जब जाएंगे तो वो फिर माइनर नहीं होगा, फिर वो मॉडरेट। अगर 3 मीटर से गिरेगा तो हम फिर ये कहेंगे मॉडरेट नहीं है। मेज हम उसको उसको कैसी इंजरी हो सकती है, पिलफरज अगर 3 मीटर से गिरेगा तो वो उसकी या तो हड्डी पसली टूटेगी या वो मर जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि मर जाएगा तो उसका जो है वो हम वेरी हाई पे उसको ले जाएंगे, यानी ये वो मेजर या सर्वियर है। सो हम अगर बिलफरज मेजर पे लेते हैं और ऑलमोस्ट सर्टन पे रखते हैं तो वो हमें कहेगा कि आपका जो रिस्क है वो वेरी हाई है। यही हम अगर रेयर पे लेके जाएंगे और उसको इवन मेजर इंजरी होने के चांसेस हैं, हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या जो वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स हैं वो इनफ हैं, तो वो उसको क्या कहाँ पे ले आएगा, मीडियम पे ले आएगा। उसी 3 मीटर पे काम करने वाले एक वर्कर को जब हम कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू देखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं और उसकी जो रिस्क रेटिंग है वो कम और आएगी, और वो ही अगर कंडीशन चेंज होगी तो उसकी रिस्क रेटिंग कुछ और होगी। अब हम हैजर्ड को कंट्रोल कैसे करते हैं और किस तरह, जिस तरह पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको कुछ कहा कि हम प्लेटफॉर्म हो, प्रॉपरली प्लेटफॉर्म हो, फॉल प्रोटेक्शन हो, पीपीज हो, सारा कुछ हो, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है
सबसे पहले हिरार्की ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हैजर्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले होता है एलिमिनेट, कि फिजिकली रिमूव, आप उस हैजर्ड को ही रिमूव करने। सब्स्टिट्यूट, उसका कोई मुतबादल लेके आ जाएं। बिलफर्ज हम हाइट पे काम करना है तो हाइट पे हम काम ही नहीं करते, हम उसके मुतबादल कोई देख लेते हैं कि हम उसके बेहतर मुतबादल अगर हो सकता है हाइट पे काम करने की जगह कोई और हम दूसरा काम कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की तरफ जाएंगे कि ऐसी चीज़ होगा कि हम अपने वर्कर्स को आइसोलेट कर लें हैजर्ड से। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये होगा कि लाइक प्रॉपरली सुपरविजन होगी, बंदे देखभाल कर रहे होंगे, उनको देखेंगे, उनको कोई एक प्रोसीजर बनाएंगे, ये प्रोसीजर है भाई, इसको फॉलो करो। और उसके बाद सबसे आखिर जो है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि सबसे कम वो है लेकिन एक इफेक्टिव है, लेकिन लेस इफेक्टिव। स्टेप 4 कि हम जाते हैं कि हमने जितने भी जो भी हमने काम किया है, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है, असेस किया है, एवेल्युएट किया है, उसको अब क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट करना है। अपनी जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको रिकॉर्ड करना है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और दौरान इम्प्लीमेंटेशन में भी अगर कोई नया हैजर्ड, कोई नया रिस्क अगर आपको मिलता है तो उसको हम फिर क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम उसको रिव्यू भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे विद सर्टन टाइम। कोई नया प्रोसीजर, नया कोई मेथड आता है तो उसके साथ साथ हम उसको रिव्यू और अपडेट करते रहेंगे। देन अगेन आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। फर्दर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है, मेरी इस्लाह भी करें, कहीं पे मेरी गलती है उसको भी आइडेंटिफाई करें ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं। और आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। प्लीज़ HSC व्लॉग्स बाय बिलाल खान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, शेयर करें, ये ना करें नहीं, शेयर करें ताकि मज़ीद मेरी हौसला अफजाई हो और मज़ीद मैं इस पर बेहतर काम कर सकूं, मज़ीद इसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।